अशोक गहलोत जी ने जो आरोप लगाया है वो सही नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस कार्यक्रम के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिया था कि चाहे बीजेपी के सांसद हो या किसी भी पार्टी के सांसद हो, उनको वहाँ बुलाया जाए और उनको वहाँ जो है उम्मेदा राम जी को बुलाया गया था। उनके लिए डायट्स पर व्यवस्था थी। अब वो आए नहीं तो कुर्सी हटा दी गई। इसलिए यह कहना एकदम गलत है। वो देश के प्रधानमंत्री है और वो किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता के भी प्रधानमंत्री मोदी जी है। इस देश के जब 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को यह कह देना कि वो केवल बीजेपी का नेता बनकर के वहाँ है, ये असत्य है। ये मैं सोचता हूँ कि पता नहीं आजकल गहलोत साहब ऐसा क्यों बोलने लग गए हैं। गहलोत साहब को गंभीरता रखनी चाहिए। वैसे रिफाइनरी की बात जहाँ तक है तो इसकी शुरुआत 2007 से हुई थी। 8 में हमारी सरकार चली गई। 8 से 13 तक गहलोत साहब ने जीरो काम किया और 13 में जाते जाते मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि अब सरकार जाने वाली, 13 तक कार्यकाल था उनका। 13 में आनन फानन में बिना कोई जमीन अधिग्रहण किए, बिना कोई पर्यावरण क्लियरेंस लिए, बिना कोई फंड अलॉटमेंट के और आनन फानन में सोनिया जी को बुला करके और एक नाटक किया। और उसमें भी क्या था कि 3736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिना ब्याज 15 वर्ष तक राजस्थान सरकार देगी। यानी 56,040 करोड़ रुपया होता और वो भी बिना ब्याज। और हमारा शेयर केवल 26%। ये इस प्रकार का उन्होंने एक MOU बताया गया। वो घाटे का सौदा था। और उसमें भी तय क्या किया कि 4.5 मिलियन मैट्रिक टन तो यहाँ का क्रूड और 4.5 मिलियन मैट्रिक टन अरब क्रूड वहाँ से लाना होता था। ला करके यहाँ मिक्स करके और प्रोडक्शन करना था, जो बहुत बड़ा घाटे का सौदा था। तो बाद में वसुंधरा जी की सरकार आई, हमारी बीजेपी की सरकार। उन्होंने ये सारा MOU निरस्त कर दिया और केवल 16,000 करोड़ में MOU किया। यानी कहाँ 56,040 करोड़, 56,040 करोड़ और कहाँ 16,040 करोड़, यानी 40,000 करोड़ का फायदा कराया उसी कंपनी से वसुंधरा जी ने। और उसमें भी ये तय हुआ कि 4.5 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड बाहर से नहीं लाना है, यहीं उत्पादन करेंगे। और यहाँ MOU किया और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के विधिवत शिलान्यास किया। और उसके बाद जब हमारी सरकार नहीं रही और गहलोत साहब की सरकार आ गई कांग्रेस की, उस पर उन्होंने काम नहीं के बराबर किया, स्लो किया। वो सब जानते हैं। यदि किया होता तो 5 साल बहुत होते हैं। 5 साल में प्रोडक्शन में आ सकता था, लेकिन शिथिलता बनाए रखी। चूँकि केंद्र का दबाव था कि हमको ये रिफाइनरी चालू करनी है, तब थोड़ा बहुत काम हो सका। फिर हमारी सरकार आ गई, भजनलाल जी की सरकार। इन्होंने स्पीड अप किया, तेज़ी से काम शुरू करवाया और तेज़ी से काम शुरू करवा करके उसका अभी उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये बात सब जानते हैं, गहलोत साहब भी जानते हैं।
लेकिन गहलोत साहब को तो ऐसा लगा कि जैसे यश लेने की होड़ मची हो और ऐसे वो इस प्रकार के बयान देने लगे। देखो शोभा नहीं देता है, इतने बड़े आदमी हैं गहलोत साहब भी, कोई छोटे आदमी नहीं है। 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन इतने सम्मानित व्यक्ति यदि इस प्रकार की बात करेंगे जो केवल यश लेने के लिए, वाहवाही लेने के लिए करे, और भाई उनकी सरकार 10 वर्ष रह गई। मैं यही तो बता रहा हूँ कि जब 7 में पहली बार शुरुआत करने की थी, जिसमें लगभग 90 करोड़ रुपया तो सरकारी खजाने में जमा कराया था लक्ष्मी नारायण दवे ने, उस समय के पेट्रोलियम मंत्री थे। खान और पेट्रोलियम उनके पास था, वो मुझे पता है, मैं विधानसभा में था। उसके बाद 5 साल गहलोत साहब की 8 से 13 रह गई, फिर 18 से 23 रह गई। क्या किया? 10 वर्ष कम होते हैं क्या? क्यों नहीं कर पाए इसका? जो भी काम हुआ है रिफाइनरी से संबंधित या राजस्थान के विकास से संबंधित, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे ERCP का मामला हो, क्यों नहीं किया गहलोत साहब ने? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जब केंद्र का मंत्री बुला रहा है कि आइए मैं समझौता करवाना चाहता हूँ, जाते नहीं हैं, भेजते नहीं हैं, मंत्री को नहीं भेजते, सेक्रेटरी को नहीं भेजते। तो यानी क्यों नहीं करते? हरियाणा का पानी क्यों नहीं ला सके? जब एक समय तो ऐसा आया था कि दिल्ली यानी केंद्र में और हरियाणा में और राजस्थान में तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, वो समय भी तो निकाल दिया इन्होंने। क्यों नहीं किया उस समय काम? किया नहीं, करने की मंशा नहीं है। केवल गहलोत साहब तो हमेशा, देखो सत्य बात यह है कि गहलोत साहब और सचिन पायलट जी के आपस में लड़ाई चल रही थी, महत्वाकांक्षा का युद्ध चल रहा था। एक सरकार गिराने में लगा हुआ था, एक सरकार बचाने में लगा हुआ था। अपने अपने समर्थक विधायकों को लेकर के और कैंप किए हुए अलग अलग छुपते घूम रहे थे। राज करने का समय ही नहीं मिला। कुर्सी एक टांग खींच रहा है, एक दूसरा बचाने में लगा है। इसलिए गहलोत साहब केवल वाहवाही लेने के लिए असत्य बात नहीं कहे, और प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेके चल रहे हैं। 140 करोड़ देश की जनता, उनका अपना परिवार है, कोई उनमें तो नेशन फर्स्ट की भावना है, पार्टी तो बाद की बात है। पहला काम है राष्ट्र प्रथम। और कल के उनके वक्तव्य को भी सुन ले तो समझ में आ जाता है सबके कि वो विपक्ष को भी पूरा महत्व दिया था उन्होंने। कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उनका कहना है कि बीजेपी पार्टियों को तोड़ने में लगी हुई, छोटी छोटी, जैसे महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, पंजाब। देखिए, जयराम रमेश जी मेरे साथ राज्यसभा में हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। पूरे समय तक वो राज्यसभा में बैठे रहते हैं। बहुत विद्वान है, अनुभवी है, अच्छे आदमी। लेकिन वो उनके अशोक गहलोत जी जो व्यवहार कर रहे हैं वो उनको शायद या तो ध्यान नहीं है। अशोक गहलोत जी ने बसपा के लोगों को लेकर सरकार बचाई थी, बसपा के लोगों को। तो इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहेंगे, क्या कहेंगे? वो जब दूसरे के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कह रहे हैं और खुद पूरी की पूरी पार्टी को डकार गए, उसको क्या कहोगे? राजस्थान में 6 विधायक थे बसपा के और कुछ निर्दलीय भी थे। गोलमा जी क्या थे? क्या भूल रहे हैं वो गहलोत साहब? और जयराम रमेश जी भी, देखिए उनको शायद राजस्थान की जानकारी नहीं है। और केंद्र की भी बात करें तो अब TMC जो तृणमूल कांग्रेस जो है ITC, अब उसके जो सांसद जब ये देख लिया कि राष्ट्र के बारे में जब निर्णय करना है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो कहाँ जाना है। TMC तो राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय स्तर तक है नहीं, तो देश के लिए क्या एजेंडा है? TMC का कोई एजेंडा नहीं है। वहाँ बंगाल में भी और अव्यवस्थाएं उन्होंने पैदा की। बंगाल में भी उन्होंने गृह युद्ध जैसी स्थिति बना ली। किसी का घर जला देना, किसी की टांग तोड़ देना, किसी को गलत मुकदमे डाल में फंसा करके जेल में बंद कर देना। अराजकता का माहौल था।
अब उसमें से कोई सांसद का विवेक जागृत हो और वो सोचे कि नहीं मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, ये सब मैं करूँगा तो मेरी छवि भी खराब होगी, और देश का कोई एजेंडा नहीं, जब पश्चिमी बंगाल के लिए भी एजेंडा नहीं तो देश के लिए एजेंडा नहीं, तो उसके साथ रह के वो करेगा क्या? फिर उसका मन बदल जाता है और वो ढूंढता है कि मैं इस समय किसके साथ रहूं ताकि वो देश समृद्ध हो सके। तो इस निमित्त यदि वो कहीं अपना मन बदलता है उसका, तो उसको वो हॉर्स ट्रेडिंग कह रहे हैं। हम नहीं तोड़ रहे हैं, हमने कोई प्रयास नहीं किया है और हमको करने की ज़रूरत कहाँ है? हमारी स्थायी सरकार है, एनडीए की सरकार स्थायी है, एनडीए मजबूत है, कहीं हमको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई अपना विवेक बदल के मन में शुद्धिकरण ला करके राष्ट्र हित को ध्यान में रख करके नेशन फर्स्ट की भावना से हमारे साथ आता है तो हम कहेंगे मत आओ। ये संभव है क्या? कोई देश हित के लिए, इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमें सहयोग करता है और हम मना करेंगे क्या? ये कैसी बातें जयराम रमेश जी कहते हैं। उनको खुद को सोचना चाहिए कि कमाल है, कोई कहे अब मैं कोई वजन उठा रहा हूँ और कोई आके मेरी मदद करेगा, ए तू मदद नहीं कर सकता है, मैं ही उठा लूँगा अपने आप। ये होता है क्या? कोई मदद करता है तो अच्छी बात है। ये जयराम जी रमेश जी को ये बात समझना चाहिए। इधर मंत्रियों की परफॉर्मेंस लिस्ट को लेकर कुछ भेजा है अपने केंद्र में? देखिए ये बात सही है कि समय समय पर केंद्र हमसे लेता ही है रिपोर्टिंग, तो करना ही होता है, उसमें कोई वो ऐसा नहीं है, पार्टी के अंदरूनी बात है, ये सब हम करते रहते हैं। ये मैं नहीं कह सकता, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, हमको संगठन का काम करना है। सर अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए कुछ अभियान वगैरह? हम सबको, जब 140 करोड़ देश हमारा परिवार है तो हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं।